दरअसल वहां नीचे भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। किसी भी छोटी सी भूल किए हुए समझौते को तोड़ सकती थी। 14 जून को जब वो अपने जवानों के साथ वहां पहुंचे, वो चीनी कमांडर से शांत तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। एक चीनी सैनिक अचानक उन पर भड़क गया, उन्हें गालियां दी, धक्का दिया और शब्दों के बजाय हथौड़ों और पत्थरों की भाषा शुरू हो गई। यही वो पल था जब धीरे धीरे बोलने का तरीका हिंसक रूप ले रहा था। बिना गोलियों के, बिना फायरिंग के वो रात एक फिजिकल स्ट्रगल में बदल गई, जहां पत्थर, लोहे की छड़ें और नाखूनबंदी क्लब सब कुछ इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना के एक छोटे से शहर सूर्यापेट में 13 फरवरी 1983 को एक साधारण परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। घर बहुत बड़ा नहीं था और माहौल सादा और शांत था। परिवार ने उसका नाम रखा संतोष बाबू। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन भारत और चीन की सीमा पर देश के लिए खड़ा होगा। संतोष के पिता उपिंदर जी डिसिप्लिन को ही जिंदगी मानते थे। जैसे हर पिता अपने बच्चे के प्रति कुछ इच्छाएं रखते हैं, वैसे ही उपिंदर जी चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी सोचे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करे। संतोष की मां मंजुला जी हर मां की तरह बस ये चाहती थीं कि बेटा सुरक्षित रहे। संतोष बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब उसे कोई जिम्मेदारी मिलती तो पीछे नहीं हटता था। यहीं से उसके अंदर एक अलग सोच बनने लगी थी। जब संतोष थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार ने उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसको भेजा गया सैनिक स्कूल कोरोकोंडा। यहां जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह अंधेरे में उठना, कठोर फिजिकल ट्रेनिंग, रूल्स जिनसे कोई समझौता नहीं। पहले पहले संतोष को घर की बहुत याद आती थी। कई रातें संतोष ने चुपचाप गुजारी, लेकिन यहीं उसने सीखा कि सोल्जर बनने से पहले मजबूत इंसान बनना पड़ता है। सैनिक स्कूल में वो पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलों में भी। टीचर्स बताते थे संतोष कभी आगे आकर कुछ मांगता नहीं था, लेकिन अगर कोई काम उसके भरोसे छोड़ दिया जाए तो निश्चिंत रहा जा सकता था। यहीं से उसका अगला सपना साफ हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हम इसे शॉर्ट में एनडीए लिखते हैं। एनडीए का रास्ता आसान नहीं होता। सिलेक्शन टफ, कंपटीशन बहुत ज्यादा। संतोष रोज खुद को पुश करता था। दौड़ में, पढ़ाई में, डिसिप्लिन में, सब में मेहनत करता था। और फिर वो दिन आया जब एनडीए का सिलेक्शन लेटर घर पहुंचा। घर में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि अब रास्ता और कठिन होने वाला था। एनडीए के बाद संतोष इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचा। साल 2004। संतोष बाबू भारतीय सेना में ऑफिसर बनकर निकला। उसे मिली 16 बिहार रेजिमेंट, एक ऐसी रेजिमेंट जो फ्रंट लाइन पर रहती है। सेना की नौकरी सिर्फ वर्दी नहीं होती। वो कश्मीर गया, अरुणाचल गया और फिर लद्दाख जैसे इलाकों में तैनाती मिली। ऊंचाई, ठंड, लगातार अलर्ट रहना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। साल 2009 में संतोष की शादी हुई संतोषी से। संतोषी जानती थीं कि उन्होंने एक सोल्जर से शादी की है, जहां हर गुड बाय कभी भी लास्ट बाय भी हो सकता है। संतोष की 2 बच्चे हुए, एक बेटी अभिज्ञा और बेटा अनिरुद्ध। संतोष पहले से ही कम बोलता था, लेकिन वो जब भी घर आता, बच्चों को देखकर उसकी आंखों में एक सुकून होता था। फिर आया दिसंबर 2019। संतोष बाबू बने 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे बटालियन के लिए सोचता था। हर जवान की सेफ्टी, हर डिसीजन की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। अब कहानी शुरू होती है इंडिया चाइना टेंशन की। चीन और भारत के बीच एलएसी तय है, लेकिन चीन अक्सर अपनी सीमा आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। 2019-2020 में पीएलए ने गलवान वैली में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। भारत ने इसका विरोध किया। दोनों देशों के बीच अग्रीमेंट था कि गन्स इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही थी। संतोष बाबू सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। वो सिचुएशन को शांत तरीके से हैंडल करना चाहते थे। 14 जून 2020, गलवान वैली। पूरा इलाका शांत नहीं था, लेकिन सरफेस पर हवा ठंडी, चट्टानें खाली और बर्फ सब तरफ फैली थी। दरअसल वहां नीचे भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। किसी भी छोटी सी भूल किए हुए समझौते को तोड़ सकती थी।
यहाँ तक कि 6 जून को एक समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं एक दूसरे से कुछ दूरी बनाएंगी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हट जाएंगे। लेकिन 14 जून की आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जैसा कोई सपने में भी सोचना नहीं चाहता था। एक बार फिर चीनी सेना ने वही पुराना ऑब्जर्वेशन पोस्ट और टेंट स्ट्रक्चर गलवान घाटी में LAC के करीब खड़ा कर दिया था। LAC का फुल नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है, वही जगह जहां तक भारतीय सैनिकों की पैठ थी। ये स्ट्रक्चर पहले हटाया गया था, पर चीन ने उसे फिर से लगाया था। 14 जून 2020 की रात संतोष बाबू ने उसने घर पर बात की। उन्होंने कॉल पर सिर्फ इतना कहा, टेक केयर, बी ब्रेव। कर्नल बी संतोष बाबू के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये देश का सम्मान था। ये LAC पर किया गया साफ अनादर था। वो जानते थे कि अगर सीमा पर समझौते को तोड़ा जाए तो तनाव बढ़ सकता है, पर उन्होंने सोचा था कि बातचीत से हालात शांत होंगे। 14 जून को जब वो अपने जवानों के साथ वहां पहुंचे, वो चीनी कमांडर से शांत तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहने के लिए कि यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है वो समझौते के खिलाफ है, हम दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए इसे हटाना चाहिए। पर वहां जो चीनी सैनिक थे वो पहले चिन्हित सैनिक नहीं थे जिनसे पहले बातचीत हुई थी। ये नई रीइंफोर्समेंट थी और शायद पहले से तैयार। जब कर्नल बाबू ने बातचीत की कोशिश की, एक चीनी सैनिक अचानक उन पर भड़क गया। उन्हें गालियां दी, धक्का दिया और शब्दों के बजाय हथौड़ों और पत्थरों की भाषा शुरू हो गई। यही वो पल था जब धीरे धीरे बोलने का तरीका हिंसक रूप ले रहा था। अब सिचुएशन एस्केलेट होने लगी। एक छोटा विवाद कुछ ही मिनटों में हाथ से हाथ की लड़ाई में बदल गया। बिना गोलियों के, बिना फायरिंग के वो रात एक फिजिकल स्ट्रगल में बदल गई, जहां पत्थर, लोहे की छड़ें और नाखूनबंदी क्लब सब कुछ इस्तेमाल किया गया। भारतीय जवानों ने तब तक शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कर्नल बाबू पर हमला हुआ, उनके जवानों के भीतर एक अलग आग जग गई। उनने चीनी सैनिकों का सामना उसी रॉ ब्रेवरी के साथ किया जैसे कोई कहता है, हम अपनी घर की मिट्टी के लिए लड़ेंगे। उनने जो हथियार उन्हें मिले, जो क्लब्स, रॉड्स और स्टोन्स थे, उनसे चीनी सेना को जवाब दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही कर्नल बाबू पर हमला हुआ, इंडियन सोल्जर्स ने फुल अग्रेशन से रिटेलिएशन किया। उन्होंने चाइनीज ट्रूप्स पर हमला किया और कहा जाता है कि कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। लड़ाई कई घंटे तक चली। वहां का टेरेन पथरीला और खतरनाक था। गलवान रिवर की तेज धार, ऊंची घाटियां और सब जीरो टेम्परेचर, सब ने सिचुएशन को और कठिन बना दिया। जहां कुछ इंडियन सैनिक चोटिल हुए, वहीं कई चाइनीज सैनिक भी पीछे हटने को मजबूर हुए। लड़ाई के दौरान कई जवान तेज नदी में गिर गए, कुछ को ठंड और चोट ने कमजोर किया। 15 जून की वो रात सबसे खतरनाक बन गई, जब पूरी लड़ाई रात भर चली और जवानों की संख्या कम होती गई। सबसे बड़े नुकसान में था हमारा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू। वो खुद कई चोटों के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिए। उन्होंने अपने घायल जवानों को संभाला और रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल किया। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने इंजर्ड को पीछे भेजते हुए खुद आगे लड़ते रहे। हादसे की इंटेंसिटी इतनी थी कि कुछ इंडियन सोर्सेज का मानना है कि इंडियन सोल्जर्स ने भी कई चाइनीज सैनिकों को घायल या मारा। भारतीय सैनिकों ने भी उस रात पूरी ताकत से मुकाबला किया। कई चीनी सैनिक या तो गंभीर रूप से घायल हुए या फिर गलवान की तेज धारा में बह गए। लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं था। ये एक ऐसी रात थी जिसका अंत बस नुकसान में हुआ। 15 जून 2020 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच, जब अंधेरा पूरी तरह गलवान घाटी पर उतर चुका था, ऊंचाई लगभग 14,000 फीट, तापमान 0 के आसपास, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना तक भारी लग रहा था। कोई गोली नहीं चली, क्योंकि समझौते के मुताबिक दोनों तरफ के सैनिक बिना हथियार थे। हाथों में थे डंडे, लोहे की रॉड, कांटेदार तार लिपटे हथियार, और सामने खड़ी थी पत्थरों से भरी खड़ी घाटी। इसी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। कुछ जवान सीधे चोट से गिरे, कुछ अंधेरे में फिसलकर नदी में चले गए, और कुछ भीषण ठंड और चोटों के कारण जिंदगी की लड़ाई हार गए। कर्नल बी संतोष बाबू भी उस रात गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने आखिरी सांस ड्यूटी निभाते हुए ली। देश को ये खबर अगले दिन मिली, लेकिन उनके घर में वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। पत्नी को कुछ घंटों तक कुछ नहीं बताया गया। मां को टीवी की आवाज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल सब समझ चुका था। पिता बिकुमल्ला उपेंद्र शांत बैठे रहे, जैसे किसी ने उनसे कुछ छीन लिया हो।
15 जून की रात सीमा पर 20 परिवारों की दुनिया बदल गई और देश ने अपने 20 बेटे खो दिए। इस संघर्ष में कुल 20 इंडियन सैनिक शहीद हुए और उनमें सबसे आगे थे कर्नल संतोष बाबू। ये वो रात थी जब नाइदर साइड फायर्ड अ सिंगल बुलेट, लेकिन वो रात सबसे इंटेंस और ब्लडी कॉन्फ्रंटेशन थी भारत चीन बॉर्डर पर पिछले दशकों में। वैकल्पिक रूप से सरकार ने बताया कि चाइनीज साइड ने इस एंगेजमेंट को यूनिलैटरल स्टेटस को अटेम्प्ट के रूप में देखा। उन्होंने LAC पर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स को तोड़ा था और यही वजह बनी कि अचानक संघर्ष भड़क गया। ये सब बातें केवल हेडलाइंस नहीं थीं, उन जवानों के परिवारों की आंखों में दर्द बनी रहीं। हर तरफ न्यूज चैनल्स पर फैमिलीज की वॉरिड फेसेस, अनआंसर्ड प्रेयर्स और साइलेंट होम्स थे। बहुतों ने कहा, हम जानते थे वो बॉर्डर पर थे, लेकिन कभी नहीं सोचा किसी अचानक झड़प में हमारा हीरो आएगा और लौट कर नहीं जाएगा। ये संघर्ष सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष था एक इंसान के मन में डटी हुई हिम्मत की, देश के लिए जिम्मेदारी की और देशभक्ति की गहराई की। भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र पोस्थ्यूमस दिया। आज उनका परिवार उनकी कमी के साथ जी रहा है, लेकिन देश उनके नाम के साथ गर्व से खड़ा है, क्योंकि कर्नल B संतोष बाबू कोई कहानी नहीं थे, वो एक जिम्मेदारी थे। उन्होंने देश से कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। उस रात गलवान में कोई गोली नहीं चली, लेकिन 20 घरों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। कुछ लोग इतिहास की किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ हमारी सांसों में जिंदा रहते हैं। कर्नल संतोष बाबू आज भी खड़े हैं, LAC पर नहीं, हमारे आत्मसम्मान के साथ। दोस्तों, ये वीडियो किसी ट्रेंड के लिए नहीं है, ये उन लोगों की याद में है जिनकी वजह से हम आज चैन से सो पाते हैं। मेरा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन कोशिश सच्ची है। यहाँ कोई शोर नहीं, बस सच है और सम्मान है। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ी भी छू गई हो, तो ऐसे अपने एक दोस्त तक जरूर पहुंचाइए। ऐसे छोटे चैनल्स को सपोर्ट करना सिर्फ क्रिएटर को नहीं, सच्ची कहानियों को जिंदा रखना होता है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके आप मेरा नहीं, इन शहीदों का साथ देंगे। धन्यवाद और जय हिंद।